प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम भारत में प्रधानमंत्री का जो पद है उसके विषय में बात करेंगे। भारत का जो संविधान है उसके अनुसार भारत में प्रधानमंत्री का जो पद है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री का पद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, ब्रिटेन की तरह ही। और जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, उस संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं। एक राज्य का प्रमुख होता है और एक सरकार का प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख जो है वह राष्ट्रपति होता है, जिसके बारे में हमने पहले बात की, और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो राज्य का मुखिया होता है वह नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान जो है वह प्रधानमंत्री होता है। इसका अर्थ ये है कि सरकार को असलियत में चलाने का जो काम है या उसके संचालन का जो काम है वह प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रपति केवल कानूनों पर हस्ताक्षर करने का काम करता है। वह रबर स्टैंप की तरह होता है, जिसके हस्ताक्षर से कोई भी विधेयक कानून का रूप ग्रहण करता है। लेकिन असलियत में सरकार को चलाने का जो वास्तविक काम है या जो राज्य की शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, उसका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही करता है। इस प्रकार से किसी भी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण जो पद है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पद है, वह प्रधानमंत्री का होता है, क्योंकि वह उस समस्त कार्यपालिका या मंत्रिमंडल का प्रधान होता है जिसके द्वारा सरकार के कानूनों का क्रियान्वयन किया जाना है। अनुच्छेद 74 जो भारत का अनुच्छेद 74 है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है और वह राष्ट्रपति के कृत्यों का संचालन करता है। अब हम देखें कि यह आर्टिकल 74 है क्या। अनुच्छेद 74 जो भारत के संविधान का है वो है क्या। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान या जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। एक बार पुनः आप ध्यान से देखें, अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और अब बाद में आर्टिकल 42 में संविधान संशोधन के द्वारा उसमें ये जोड़ दिया गया कि जिसकी ये केवल सलाह ही नहीं देगी, इसकी सहायता और सुझाव के आधार पर ही राष्ट्रपति अपना कार्य संपन्न करेगा। यानी जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की जो सलाह और सुझाव होंगे, राष्ट्रपति को उसके अनुरूप ही उसके अपने कार्य करने होंगे। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी भी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है। यानी वह मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के द्वारा जो सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है, राष्ट्रपति उस सलाह से अगर सहमत नहीं है तो वह उस सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद के पास भेज सकता है, प्रधानमंत्री के पास भेज सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिनियम में, इस अनुच्छेद में एक बात ये जोड़ दी गई कि पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना ही होगा। यानी जब पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति किसी सलाह को भेजे मंत्रिपरिषद के पास और मंत्रिपरिषद बिना किसी संशोधन के उस सलाह को या वापस भेज देता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को फिर उसके अनुसार कार्य करना ही होगा। अगर इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो वह विवाद न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, यानी उसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। तो ये इस आर्टिकल 74 बड़ा महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को, या राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद है उसके कार्य को समझने के लिए। एक बार पुनः आप इसको समझें। आर्टिकल 74 ये कहता है कि भारत में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस प्रधानमंत्री की सलाह पर ही
जो है राष्ट्रपति अन्य लोगों मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य को नियुक्त करता है। ये जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति उसकी सहायता और सुझाव के आधार पर ही कार्य संपन्न करेगा। और 44वें संविधान संशोधन के बाद स्थिति यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। यद्यपि वह एक बार पुनर्विचार के लिए किसी सलाह से अगर वह सहमत नहीं है तो पुनर्विचार के लिए उसे मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद यानी उस यदि उस सलाह को पुनः वापस भेज देती है उसी रूप में राष्ट्रपति के पास, तो पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा और इस संबंध में किसी प्रकार का वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता। तो इस आर्टिकल 74 से आप ये समझ पाएंगे कि भारत में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही वास्तविक प्रधान है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान है। अब प्रधानमंत्री का चयन और उसकी नियुक्ति कैसी होती है? अनुच्छेद 75 जो भारत के संविधान का है उसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। लोकसभा में निम्न सदन जो जनता का सदन है, जो लोकसभा है, उसमें जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होगा उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना जाता है वह राष्ट्रपति से मिलकर के सरकार बनाने का दावा करता है। इसके बाद उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब कई बार ऐसी स्थितियां आती है जब सामान्य चुनाव में लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? तो राष्ट्रपति पहली बार तो लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल होता है उसके नेता को या फिर ऐसे व्यक्ति को जो जिसे कई दलों का समर्थन प्राप्त हो, यानी हम देखते हैं कई दलों का जो गठबंधन बनाया गया हो, वह गठबंधन चाहे चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद हो, तो उस गठबंधन का जो नेता होता है या ऐसा व्यक्ति जिसे कई दलों का समर्थन प्राप्त होता है को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और उससे ये अपेक्षा करता है कि वह एक तय अवधि के अंतर्गत लोकसभा में अपना बहुमत साबित करे। एक बार पुनः आप इस बात को समझें कि आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति जो संविधान में जो लिखा है वो ये लिखा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। जिस भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, मेजोरिटी प्राप्त होती है, वह उस दल का नेता राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा करता है और राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लेकिन कई बार जब ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो, तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? या तो राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़ा दल के नेता को बुलाता है और उसे प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है और ये कहता है एक तय अवधि के अंतर्गत उसे लोकसभा में वह अपना बहुमत साबित करे। या फिर यह स्थितियां होती है कि कई बार हम देखते हैं कि चुनाव से पहले गठबंधन हो जाते हैं। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं 1989 के बाद 1900 सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा 1967 में 1967 में 1977 में 1977 में ऐसी स्थितियां आई जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तब जो गैर कांग्रेसी दल थे उन्होंने मोरारजी देसाई को अपना नेता चुना और उस राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 1989 के बाद एक बड़ा लंबा सिलसिला चला वीपी सिंह के समय से, जब किसी भी राजनीतिक दल को संसद में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तब
दो चीजें हुई उस आरंभिक दौर में। ये हुआ कि जब कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और दूसरे जो दल थे उनको भी जब बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने चुनाव के बाद में अपना एक गठबंधन बना लिया, एक कोalition बना लिया, और उस कोalition ने ने एक नेता चुन लिया। जैसे पहले वीपी सिंह को चुना गया, उसके कुछ समय बाद चंद्रशेखर को चुना गया। तो इस तरह से चुनाव के बाद जब कोई गठबंधन बनता है और वो अपना नेता चुन लेता है, तो वह सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति के पास करता है और राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन 96 के बाद अगर हम देखें तो वहां ये हुआ कि कांग्रेस ने अपना एक गठबंधन बना लिया, उसके कुछ सहयोगी दल कांग्रेस के साथ चले गए और उन्होंने यूपीए बना लिया। आ, आ, जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसे हम कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसे संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा का नाम दिया जाता है, वह उन्होंने बना लिया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में बन गया, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, उसने अपने सहयोगी दलों को मिलाकर के एनडीए बना लिया, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन बना लिया। तो ये दो तरह के बड़े गठबंधन बन गए, और ये गठबंधन जो है वो चुनाव ही साथ मिलकर के लड़ते हैं। तो जब इसमें से भले ही किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा था उस समय, लेकिन जिस गठबंधन को जो है बहुमत प्राप्त होता था, वो गठबंधन जिसे अपना नेता लोकसभा में चुनता था उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। तो इस प्रकार आपको ये समझना होगा कि जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति के पास एक चॉइस तो ये होती है कि वह सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करे, या फिर वह चुनाव पूर्व जो गठबंधन हुए हैं उस गठबंधन में जिस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली है या बहुमत मिला है उसके नेता को राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करता है, या वह चुनाव के बाद होने वाले गठबंधन के नेता को भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। लेकिन इस जो भी प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, राष्ट्रपति उससे ये अपेक्षा करता है कि वह एक तय अवधि के अंतर्गत लोकसभा में अपना बहुमत साबित करे। अब हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां और क्या कार्य है। जैसा कि मैंने कहा कि भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के पद को वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है, जबकि राष्ट्रपति जो होता है वो केवल नाम मात्र का शासक होता है, अर्थात राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री जो है वह सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अब इसकी जो शक्तियां हैं और जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो ये है कि सबसे पहले मैंने कहा कि मंत्रिमंडल के संबंध में हम देखें, जो मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति है वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। यानी मंत्रिपरिषद में कौन कौन नियुक्त होंगे वह नाम राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सुझाता है, और राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री ने की हो। यानी किसी भी मंत्री परिषद का निर्माण या किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना नहीं बनाना यह प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर मंत्री परिषद जब बन जाती है तब किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए, कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए, इस पोर्टफोलियो का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है, और वह बीच में भी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, और उसको पूरा अधिकार होता है कि वह मंत्री परिषद के निर्णयों को बदल दे। वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र ले सकता है, उसे बर्खास्त कर सकता है, या उसने हटाने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। इस प्रकार मंत्री परिषद पर पूरा नियंत्रण जो है वह प्रधानमंत्री का होता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। वह प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता है, अर्थात वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करके नए सिरे से चुनाव कराने की सलाह भी
दे सकता है। आप यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि अन्य मंत्री जो है वो कार्य करते रहेंगे। अ, अगर मान लो कोई नया प्रधानमंत्री जैसे ही प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है, तो एक तरीके से ऑटोमेटिकली मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है और फिर जब नया प्रधानमंत्री जो भी नियुक्त होता है, वह नया प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, नए सिरे से अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। वह चाहे तो जो पुराने मंत्री काम कर रहे हैं उन्हें अपने साथ रख सकता है या नए मंत्रियों की नियुक्ति भी कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्तियों के संबंध में क्या अधिकार है? देखिए, राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्तियां करता है, उन सब के संबंध में सलाह प्रधानमंत्री देता है। यानी राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से किन्हीं पदों पर किसी को नियुक्त नहीं करता। वह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की राय से, सलाह से ही विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। जैसे भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक हुआ, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हुआ, भारत का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल हुआ, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति हुई, चुनाव आयुक्तों का की नियुक्ति हुई या वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव हुआ। इन सब की नियुक्ति की जो सलाह है, वो प्रधानमंत्री देता है। अब हम देखिए संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं। प्रधानमंत्री निचले सदन यानी लोकसभा का नेता होता है और वह निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और उसका सत्रावसान करने का परामर्श देता है। यानी संसद का सत्र कब बुलाया जाए और कब उसका अवसान होगा, यह परामर्श प्रधानमंत्री देता है। वह लोकसभा को किसी भी समय विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। यानी वह संसद को किसी भी समय भंग करवा सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। इसके सरकार की नीतियों में वह जो विधेयक रखे जाते हैं उसमें भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो ये है कि वह जो भारत की विदेश नीति है उसको पूर्ण रूप देने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह भारत में और भारत के बाहर दूसरे देशों में भी भारत की सरकार या जो केंद्र सरकार है उसका मुख्य प्रवक्ता होता है। वह सत्ताधारी दल जो सरकार में जो पार्टी है उसका सबसे प्रमुख नेता होता है। वह योजना आयोग का अध्यक्ष होता है जो अब नीति आयोग में बदल गया है। इसी तरह वह राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता है। उस आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह आपदा प्रबंधन का भी प्रमुख होता है। जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है, ये एक आपातकाल है। इस आपातकाल में राजनीतिक स्तर पर जो भी आपात प्रबंधन होगा उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। वह हमारी तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, पॉलिटिकल हेड होता है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है? मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सौंपनी होती है। यानी मंत्रिपरिषद की बैठकों में जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जाते हैं या मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी कार्यवाही की जाती है उसकी रिपोर्ट ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को सौंपे। देश में अगर आपातकाल लागू हो जाए, इमरजेंसी लागू हो जाए, जिसके बारे में हमने राष्ट्रपति को पढ़ते समय आपको बताया आर्टिकल 352, 356 या 360 के अंतर्गत, या अन्य कोई मामला हो जैसे विदेश नीति के संबंध में, तो इस बारे में भी वह राष्ट्रपति को पूरी जानकारी देता है। संघ के कार्यकलाप एवं प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय पर वह राष्ट्रपति को सूचित करता है। ये प्रधानमंत्री के मोटे मोटे कार्य और शक्तियां होती है, लेकिन अपने आप में प्रधानमंत्री पूरा सरकार का मुखिया है। वह जिसे कहते हैं कि वह कैप्टन ऑफ द टीम है। वह मंत्रिपरिषद की जो टीम है उस टीम का वह कैप्टन है। वह इक्वल जो है उसमें उसका हेड होता है। वो हेड अमंग्स इक्वल है। जो सबकी शक्तियां बराबर होती है लेकिन उनका वह हेड होता है, कैप्टन होता है। वह जो है आप ये कह लें कि वह मंत्रिपरिषद की लाइन में सबसे आगे खड़ा हुआ व्यक्ति होता है।
तो वह है तो मंत्रिपरिषद का सदस्य, लेकिन उसका प्रधान है, उसका मुखिया है। आप देखिए वह सैलरी और पैकेज के बारे में भी हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो है वो वही वेतन लेता है जो वेतन एक लोकसभा के सदस्य को मिलता है। उसकी योग्यताएं अगर आप कभी आपसे पूछी जाए कि प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या है, तो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता वही है जो एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए जरूरी है। 25 वर्ष की न्यूनतम आयु, वो दिवालिया ना हो, पागल ना हो, भारत का नागरिक हो, ये सारी जो योग्यताएं एक लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए जरूरी होती है, वही योग्यताएं प्रधानमंत्री की होती है। क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा से का वह नेता है, सदन का नेता है, इसलिए उसकी जो योग्यताएं हैं वह वही है जो लोकसभा के सदस्य की होनी चाहिए। और उसको वही वेतन मिलता है जो लोकसभा के सदस्यों को मिलता है, लेकिन इसके अलावा उसको अन्य सुविधाएं प्रधानमंत्री होने के नाते मिलती है, जैसे गाड़ी है, बंगला है, फोन कॉल्स है, स्टाफ है, उसका ऑफिस है। ये जो दूसरे जो सुख सुविधाएं हैं वह उसको अलग से प्राप्त होती हैं। तो प्रधानमंत्री के कार्यों पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह भारत का प्रधानमंत्री होगा, न कि राष्ट्रपति। यानी एक अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे जो बाइडेन अभी चुने गए हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है, वह भारत में राष्ट्रपति की नौकर, वह भारत में प्रधानमंत्री की होती है। वास्तविक शासक हमारे यहाँ सत्ता का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रधानमंत्री का ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।